नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता के भाग नंबर 1 में हमने डिस्कस करी थी कुछ पाषाण कालीन सभ्यताएं। कौन कौन सी थी तो वो जल्दी से मुझे बता दो। एक तो थी बागोर। बागोर कहाँ पर है तो भाई भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। और हमें वहां से एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले थे और माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल के जो औजार थे वो मिले थे। इसके अलावा हमने पाषाण कालीन की एक और साइट देखी थी, वो थी तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है। वहां पर भी हमें पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले थे। अच्छा, और जब हम इनकी बात कर लेते हैं ना तो हमें पता है कि भाई पाषाण कालीन जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं तो 3 और इंपॉर्टेंट साइट थी। एक तो थी जायल और डीडवाना जो कि आपके नागौर में थी, और एक आपकी अजमेर में थी जिसका नाम था बूढ़ा पुष्कर। क्लियर है? यहां तक पांचों साइट देख ली थी। फिर उसके बाद हम चले थे सिंधु घाटी सभ्यता की। राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी वो थी कालीबंगा। तो कालीबंगा को भी हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से उसका एक्सकवेशन हुआ। भाई काली चूड़ियां जो है उसका लिटरल मीनिंग है, कौन कौन उसके इन्वॉल्व थे एक्सकवेशन के अंदर, उत्खनन करता कौन कौन थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके अंदर डिस्कवरी हुई, ये सारी की सारी बातें हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर कर ली थी। अब भाग नंबर 2 के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट और सभ्यता जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अंदर भी इनको डिनोट किया गया है स्पेसिफिकली, वो तीनों सभ्यताएं कौन सी है तो देख लेते हैं। भाई एक गणेश्वर है, एक आहड़ है और एक आपकी बालाथल है जो आहड़ सिविलाइजेशन की ही एक इंपॉर्टेंट साइट। तो इन तीनों अपन जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं उनको देख लेते हैं, एक एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, तो चलते हैं सबसे पहले अपन गणेश्वर के ऊपर। तो भाई गणेश्वर सभ्यता जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसकी बात है कि भाई कौन से जिले में है। और ये जिला तो चलो अपन को याद रह जाएगा कि साहब सीकर में है और कांतली नदी किनारे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ताम्र युगीन सभ्यता है। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है तो आंसर क्या होगा भैया गणेश्वर। तो इसको कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आसान सी भाषा में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको याद करते हुए चलते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हुए चलते हैं साथ साथ में। चलो भाई, सबसे पहले देख लेते हैं अपन गणेश्वर। तो कहां है तो साहब ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी नदी के किनारे है तो कांतली नदी के किनारे है। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा भाई, गणेश्वर सिविलाइजेशन है तो इसके कोई ना कोई उत्खनन करता तो जरूर होंगे। तो आरसी अग्रवाल साहब ने 1972 के अंदर इसका उत्खनन किया। क्लियर है बात? और कोई लोग थे और कोई व्यक्ति थे जो उत्खनन के अंदर इन्वॉल्व थे तो हाँ भाई, एक व्यक्ति का हमें यहां पे नाम याद रखना है, विजय कुमार। विजय कुमार। क्लियर है यहां तक बात? अब इस गणेश्वर सभ्यता की जब एक्सकवेशन हुआ तो हमें एक बात पता चली कि ये एक प्री हड़प्पा साइट है, यानी पूर्व हड़प्पा ये एक साइट है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें पता चली तो एक एक पॉइंट ऑफ पॉइंट अपन चलते हैं और सारी की सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। भाई पूर्व हड़प्पा कालीन साइट है, ये तो क्लियर हो ही गया। दूसरी हमें ये बात पता चली कि ताम्र युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है भैया? ताम्र युगीन सभ्यता है। तीसरी, हमें यहाँ पे कई सारे तांबे के उपकरण मिले। हमें यहाँ पे कई सारे तांबे के उपकरण मिले और तांबे के उपकरण इतनी मैक्सिमम मात्रा में थे, इसी वजह से इसको ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसको? तो भाई आपके गणेश्वर सिविलाइजेशन को, गणेश्वर सभ्यता को। और क्या चीजें मिली यहां पर? एक तो मिला हमें मछली पकड़ने का कांटा और बाण, मछली पकड़ने का कांटा और बाण भी मिला। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जो हमें पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं जल्दी से बता दो भाई। सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। सीकर डिस्ट्रिक्ट में किसी ना किसी नदी के किनारे तो होगी, क्योंकि सर आपने ही तो बताया था हमें एक बात कि भाई जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारे, नदियों के तट पर बसी हुई हैं, इंपॉर्टेंट मैक्सिमम सभ्यताएं। तो ये कांतली नदी जो है उसके किनारे पर ये बसी हुई थी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उत्खनन करता तो एक तो आरसी अग्रवाल साहब का नाम याद है ही और विजय कुमार जी। तीसरी, इसके बारे में हमें यह पता चला कि एक प्री हड़प्पन साइट है, पूर्व हड़प्पा कालीन साइट है। और यहाँ पे हमें ताम्र युगीन सभ्यता के बारे में पता चला, तांबे के उपकरण थे, इसी वजह से इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और हमें यहाँ पे एक मछली पकड़ने का कांटा व बाण देखने को मिला। और ये थोड़ी सी जो है फोटो भी देख लो, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये तो एक ड्राइंग टाइप की है जो हमें गणेश्वर सभ्यता के बारे में बता रही है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब गणेश्वर सभ्यता के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो अपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे, कोई डाउट उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। आगे अपन बात कर लेते हैं भैया सेकंड इंपॉर्टेंट सभ्यता की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। और अगर हम बात करें बनास
के तट पर बसी हुई सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता, या हम देखें कि भाई सदर्न राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता, तो भाई ये आहड़ सिविलाइजेशन या आहड़ सभ्यता की अपन को बात कर लेनी चाहिए। तो आहड़ सभ्यता की बात सबसे पहले तो आप ये बता दो कि भाई कौन से जिले में है। तो सर आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये किसी ना किसी नदी पर तो बेस्ड होगी। तो आहड़ और बेड़ाच नदी यानी आयड़ और बेड़ाच नदी जो है उसके तट पर ये सभ्यता बसी हुई थी। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसको भी कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट में देखते हुए चलते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता, तो कहाँ पर है, तो भैया उदयपुर में है। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई कौन सी नदी के तट के ऊपर बेस्ड है, तो भाई आयड़ बेड़ाच नदी के तट के ऊपर बेस्ड। अब इसके उत्खनन करता कौन थे, तो इसमें अपन को 4 नाम याद करने, बिल्कुल अपन को इसको 4 नाम याद करने। भाई राजस्थान में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई इस आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता पहला एक्सकावेशन किसने किया, तो आंसर भाई A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास साहब माना गया। अच्छा, और इसके अंदर कौन कौन उत्खनन करता इन्वॉल्व थे, तो उनके नाम भी देख लो, R.C. अग्रवाल, H.D. साखलिया और V.N. मिश्र। ये 4 लोगों के नाम आपको उत्खननकर्ता के तौर पे याद रखने हैं। कौन कौन से, A.K., R.C., H.D. और V.N. A.K., R.C., H.D., V.N. A.K., R.C., H.D., V.N. बिल्कुल। अब अगर आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता या जितने भी एक्सकावेटर इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन सभी के जो नाम है अपन को याद रखने हैं आहड़ वालों के। तो 4 हैं भाई, कौन कौन से, A.K., R.C., H.D., V.N. क्लियर है यहाँ तक बात। अब जब उत्खननकर्ताओं की बात हो गई है तो अपन देख लेते हैं कि इस आहड़ सभ्यता से हमें क्या क्या मिला, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी मिली, तांबा गलाने की भट्टी मिली, और तांबा गलाने की भट्टी मिलने की वजह से ही इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आहड़ को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी देखने को मिली है। क्लियर है यहाँ तक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसको बनास सभ्यता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बनास की सहायक नदियों पर बेस्ड है। जो बनास की ट्रिब्यूटरीज है आयड़ और बेड़ाच, उसके तट पर ये बसी हुई है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, तो बनास सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, धूलकोट जो है वो तो इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम है, और अघाटपुरा इसका प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भाई आहड़ का स्थानीय नाम क्या है, तो धूलकोट, और आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो भैया अघाटपुरा। बिल्कुल। और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब आहड़ के 4-5 जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। पहला धूलकोट, ठीक है भैया, अपन को पता चली गया ये वहां का स्थानीय नाम है। प्राचीन नाम अघाटपुरा, ताम्र नगरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी मिली है, और साथ साथ ही इंपॉर्टेंट नाम मृतकों का टीला। और जब हमने बताई था कि भाई रिवर किसी न किसी रिवर के ऊपर बेस्ड है, आयड़ बेड़ाच जो है वो बनास की सहायक नदियां हैं, इस वजह से आहड़ को जो है, आहड़ सभ्यता को है क्या कहा जाता है, बनास सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देख लेते हैं और क्या क्या चीज हमें आहड़ सभ्यता के तौर पे यहाँ पे देखने को मिली। सबसे पहले मिट्टी से बना एक वृषभ, मिट्टी से बना एक वृषभ जिसको बनासियन बुल भी कहा गया, मिट्टी से बना हुआ वृषभ जिसको बनासियन बुल भी कहा गया। और क्या क्या मिला, इस आहड़ सभ्यता के अंदर काले और लाल मृदबांड मिले जिनको लोकल लैंग्वेज में गोरे और कोट कहा जाता है। काले और लाल मृदबांड मिले जिनको गोरे और कोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गोरे और कोट कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे कि भाई काले और लाल मृदबांड कहां से मिले, तो साहब आहड़ सिविलाइजेशन से मिले, और इनको क्या कहा जाता है, गोरे और कोट भी इनको कहा जाता है। क्लियर। यहां पर हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य देखने को मिले क्योंकि एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर 6-6 चूल्हे मिले, 6-6 चूल्हे देखने को मिले हैं। तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वहां पे संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले होंगे, या फिर सामूहिक भोज, सामूहिक भोज का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिला होगा। और क्या मिला है, तो भैया यहाँ पे एक यूनानी मुद्रा मिली है जिसमें अपोलो का चित्र बना हुआ है। एक यूनानी मुद्रा बनी है जिसमें अपोलो का जो है चित्र वो है बना हुआ है। इसके अलावा भी और कोई चीजें मिली है, हाँ, इसके अंदर अलावा यहाँ पे एक बिना हैंडल का, आप कहो कि बिना हत्थे का या बिना हैंडल का एक जलपात्र मिला है, एक जलपात्र मिला है, बिना हैंडल का, बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। और अगर हम बात करें ऐसे जलपात्र कहां पे देखने को मिलते हैं, तो वो ईरान में देखने को मिलते हैं। ईरानी सिविलाइजेशन यानी ईरानी सभ्यता का वो पार्ट थे। तो हम इससे ये इंटरप्रेट जरूर कर सकते हैं कि ये आहड़ सभ्यता वाले और ईरानी सभ्यता वालों के कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रहे होंगे। तो सोचो भाई कितना इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट था, कितने बड़े बड़े लोगों से इनके
कांटेक्ट रहे होंगे। तो ये सारी की सारी बात आहड़ सिविलाइजेशन की हो गई। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कहां पर है, तो भैया उदयपुर में है, आयड़ और बेड़ाच नदी के किनारे। एक्सकावेशंस की या एक्सकावेटर्स की बात आ जाए, उत्खननकर्ताओं की बात आ जाए, तो हमने 4 जो है वो नाम याद कर लिए। कौन कौन से? AK व्यास, RC अग्रवाल, HD साखलिया और चौथा कौन सा? VN मिश्रा। ठीक है, तो AK, RC, HD और VN बिल्कुल याद रह जाएगा। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिली कि भैया यहाँ पर हमें तांबा गलाने की भट्टी देखने को मिली। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं भाई? ताम्रवती नगरी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बनास नदी की सहायक नदियों के तट पर बनी हुई है सभ्यता, तट पर विकसित हुई है सभ्यता, इस वजह से इसको बनास सभ्यता भी कह देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसे मृतकों का टीला कहते हैं। इसका स्थानीय नाम जो है वो धूलकोट है और इसका प्राचीन नाम जो है वो अगाटपुरा है। बिल्कुल यहाँ तक बात हो गई। हमें यहाँ पे एक अपोलो के चित्र वाली यूनानी मुद्रा भी देखने को मिल गई और साथ साथ ही संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक घर में 6-6 चूल्हे जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सामूहिक भोज का भी एक कॉन्सेप्ट इन्हीं से अपन इंटरप्रीट कर सकते हैं। बिना हत्थे का, एक बिना हैंडल का हमें जलपात्र देखने को मिला, जो कि ईरानी सभ्यता से इनके कोई ना कोई कॉन्टैक्ट को दर्शाता है। तो ये बात हो गई भैया बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात हो गई आहड़ सिविलाइजेशन की, आहड़ सभ्यता की। अब जब मैंने आहड़ सभ्यता की बात की थी तो इसके 3 इंपॉर्टेंट साइट्स थी। कौन कौन सी साइट्स थी? बालाथल, ओजियान और गिलून। और जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर एक निमोनिक एक याद करने का तरीका भी बताया था कि भाई बॉग उबर, बॉग नाम का एक आदमी है जो उबर में बैठ के जाता है। बालाथल कहां पर है? उदयपुर में। ओजियान कहां पर है? भीलवाड़ा में। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में। तो अब इन्हीं पहले बी में से अपन ले लेते हैं भाई बालाथल, और बालाथल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई, बालाथल तो सबसे पहले कहां पर है? तो उदयपुर में है, और उदयपुर में स्पेसिफिकली कहां पर? वल्लभ नगर में। एक्सकवेशन कब हुआ इसका? 1993 में हुआ, और करने वाले व्यक्ति कौन थे? VN मिश्रा साहब। बालाथल कहां पर है भैया? तो उदयपुर में है। एक्सकवेशन सबसे पहले कब हुआ? 1993 में हुआ। करने वाले व्यक्ति यानी उत्खनन करता कौन थे? तो VN मिश्र साहब। क्लियर है यहां तक बात? अब देख लेते हैं अपन को बालाथल में क्या मिला, और फिर इसको याद भी अपन एक ट्रिक के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं भाई बालाथल में क्या मिला। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मिले कृषि और शिकार के अवशेष मिले, जिसे पता चला कि भाई कृषि और शिकार भी वहां पर रहा होगा। साथ ही साथ में तांबे के कई सारे आभूषण मिले और एक 11 कमरों का विशाल भवन मिला। 11 कमरों का विशाल भवन मिला। तो याद करो भाई बालाथल को, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बालाथल के बारे में, कहां पर है? तो भाई उदयपुर में। और उत्खनन करता VN मिश्रा, और क्या क्या चीजें मिली वो भी अपने डिस्कस कर ली। अब समझो आपको एक ट्रिक बताता हूं बड़ी, कभी भी याद करना हो ना तो आप स्टोरी के फॉर्म में याद करो, और अपनी जितने भी आपके इमेजिनेशन है उनके अंदर इन चीजों को फिट कर दो। कैसे? एग्जांपल के तौर पे बता दो भाई, याद करो कि एक बाला नाम का एक आदमी है, बाला शैतान का साला, ठीक है, बाला नाम का एक आदमी है जो कहां पर रहता है भैया? वो उदयपुर में रहता है, उदयपुर में रहता है, और उसके पापा का नाम VN मिश्रा है, VN मिश्रा है। अच्छा, ये जो बालाथल है ना, इसको शौक है एक तो कृषि का, बाला जो है उसको शौक है एक तो कृषि का और शिकार का, और वो रोज जो है तांबे के आभूषण पहन के घूमता रहता है भैया इधर से उधर। किसके आभूषण पहन के? तांबे के आभूषण पहन के घूमता रहता है। बाला बहुत ज्यादा अमीर है, इस वजह से वल्लभ नगर कॉलोनी में इसका 11 कमरों का एक घर है भैया, 11 कमरों का एक घर है, 11 कमरों का एक घर है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा कि भाई बाला है, बाला शैतान का साला, इसके पापा का नाम VN मिश्रा है। अच्छा, कब बॉर्न हुआ था? 1993 में बॉर्न हुआ था, और साथ ही साथ भाई इसको कृषि का शौक था, इसको शिकार का शौक था, और रोज घूमता रहता था तांबे के आभूषण पहन के, और बड़ा अमीर आदमी है। इस वजह से उदयपुर की वल्लभ नगर कॉलोनी के अंदर इसका 11 कमरों का बड़ा मकान है। तो बाला याद रह जाएगा, बाला शैतान का साला। तो ऐसे ही चलते चलेंगे, और हमने ये 3 सभ्यताओं की बात कर ली। अब जो है अपन इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल रीजन देख लेते हैं, कहां कहां पर क्या क्या है। एक तो भाई गणेश्वर अपन ने देखा, ये सीकर में है, और सीकर में कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। आहड़ है तो आयड़ बेड़ाच नदी के किनारे है, और साथ ही साथ में यहाँ पे बालाथल, बालाथल भी है, कहां पर? वल्लभ नगर में, वल्लभ नगर। तो ये ज्योग्राफिकली भी अपन ने जो भी आज की सभ्यताएं देखी उसको मैप के ऊपर डिनोट करते हुए चले गए। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो भाई, अब थोड़ा सा जो है अपन सारी जो सभ्यताएं आज अपन ने डिस्कस करी उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कि जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने यहाँ पर देख ली। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने बात करी थी, तीनों को डिवाइड कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है वो देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने बात करी गणेश्वर की, उसके बाद हमने बात करी आहड़ की, और उसके बाद हमने बात करी बालाथल की।
क्लियर है यहां तक बात? अब जब हम गणेश्वर की बात करते हैं तो हमने देखा कि ये कौन से जिले में है, सीकर जिले में। आहड़ कौन से जिले में है, तो भाई उदयपुर जिले में। बालाथल का है कि भाई उदयपुर में ही है, और उदयपुर में बालाथल का है तो भाई उदयपुर में। अच्छा, कोई रिवर, अब मुझे बता दो भाई कोई नदी है क्या, तो हाँ भाई नदी है। गणेश्वर कौन सी पे है, तो कांतली पर है। आहड़ कौन सी पे है, तो भाई आयड़ बेड़ाच पे है, बेड़ाच पर है। और अगर अपन बालाथल की बात करते हैं तो भाई ये वल्लभनगर में स्थित है। ठीक है भाई, अब मुझे बता दो गणेश यानी गणेश्वर सिविलाइजेशन से जो उत्खनन करता थे कौन थे, तो यहां तो थे आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। अगर अपन आहड़ की बात करें यहां पर उत्खनन करता कौन थे, तो भाई 4 थे। कौन कौन से, AK, RC, HD, VN। और जब हम बालाथल की बात करते हैं तो VN मिश्रा। चीजें देखने को क्या क्या मिली उनके ऊपर भी डिस्कस कर लो जल्दी से। बता दो भाई, गणेश्वर सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें तांबे के उपकरण देखने को मिले, और तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, हम जब आहड़ सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे तो हमें अपोलो की हमें देखने को मिली, अपोलो की, है ना, और हमें बनासियन बुल देखने को मिला। और क्या देखने को मिला कि भाई एक ईरानी कल्चर वाला हमें देखने को मिला, बिना हत्थे का जलपात्र देखने को मुद्रा। फिर हम जब बात करते हैं बालाथल की तो वहां पर हमें तगड़ी चीजें देखने को मिलती है। क्या कि भाई शिकार के साक्ष्य मिले, हमें कृषि के साक्ष्य मिले, तांबे के हमें आभूषण मिले, और साथ ही साथ हमें 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारी प्राचीन सभ्यता की। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करके रोज PDF का आनंद उठाना है, बिना नोट्स बनाए PDF को पॉइंट आउट करके अपने प्रिंट आउट करा के नोट्स के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। सारी तैयारी वहीं पर आपकी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।